बजट 2025 ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और इस नए बजट के प्रोविजंस आम आदमी, खासकर आप और मेरे जैसे मिडिल क्लास पर क्या असर डालेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये बजट मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के फेवर में है या उनके लिए न्यू फाइनेंशियल चैलेंजेस लेकर आएगा? आज के इस वीडियो में हम हर एक सेक्टर को एनालाइज करेंगे, नए टैक्स स्लैब्स के इम्पैक्ट को समझेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये बजट आपकी और मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे बदल सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम बात करेंगे कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में जो डायरेक्टली आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा और हो सकता है आपने इन्हें अब तक नोटिस ही ना किया हो। न्यू टैक्स स्लैब्स, टीडीएस, टीसीएस, ये सब टर्म्स कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन हम इन्हें सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको सिर्फ बजट के बारे में नहीं बल्कि काफी और यूजफुल फाइनेंशियल इंसाइट्स भी मिलेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं इस बजट के हाईलाइटेड न्यूज के बारे में। 12 लाख रुपीस तक की इनकम में जीरो टैक्स, क्या ये सही है? वेल, ये सही है और फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू टैक्स स्लैब को रिवाइज करके 7 लाख रुपीस से 12 लाख रुपीस कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एनुअल इनकम 12 लाख रुपीस है और आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपके 12 लाख रुपीस पर कोई टैक्स नहीं होगा। टू मेक इट मोर क्लियर, 12 लाख रुपीस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और पहले 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं होगा। उसके बाद 4 लाख से 8 लाख रुपीस पे 5% टैक्स लगेगा जो 20,000 रुपीस बनते हैं। फिर 8 लाख रुपीस से 12 लाख रुपीस पर 10% टैक्स लगेगा जो 40,000 रुपीस होते हैं। टोटल मिला के आपको 15% टैक्स लगना चाहिए जो 60,000 रुपीस बनते हैं। लेकिन रिवाइज्ड 87A स्लैब के तहत ये 15% टैक्स आपको माफ किया जाएगा और आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। और यही नहीं, न्यू टैक्स रेजिम के अंडर सैलरीड एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को 75,000 रुपीस तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जो पहले 50,000 रुपीस तक का ही था। अगर ये कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आपको सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। ये है मनोज, इसकी सैलरी है 12,75,000 रुपीस, जिसमें न्यू टैक्स रिजीम के अंडर 75,000 रुपीस स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्ट होंगे, जिसके बाद इसकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपीस रहेगी और इसके फर्स्ट 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं होगा। 4 to 8 लाख रुपीस पर 5% का टैक्स लगेगा और 8 to 12 लाख रुपीस पर 10% का टैक्स लगेगा। अब पूरा टैक्स 15% होगा जिसकी वैल्यू 60,000 रुपीस होगी। लेकिन अब न्यू टैक्स 87A रिबेट के अंडर 60,000 रुपीस भी माफ किए जाएंगे जिससे मनोज पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो दूसरी तरफ है सुरेश, इसकी सैलरी है 15 लाख रुपीस जिस पर इसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीस रहेगी, जिसके बाद इसका टैक्सेबल इनकम 14,25,000 रुपीस रहेगा। लेकिन रिवाइज्ड 87A रिबेट के अंडर 60,000 रुपीस तक का ही एक्सेप्शन है, लेकिन सुरेश की इनकम एक्सेप्शन लिमिट से ज्यादा हो रही है जिससे टैक्स वैल्यू 60,000 रुपीस से बढ़ रही है, तो इसे 1,05,000 रुपीस तक का ही टैक्स पे करना पड़ेगा। टू बी मोर प्रिसाइज, जीरो टैक्स पे करने के लिए आपकी इनकम 12,75,000 रुपीस या उससे कम होनी चाहिए। इस न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स के अंडर 12 to 16 लाख रुपीस तक आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। 16 लाख 1 रुपी से 20 लाख रुपीस तक 20% टैक्स लगेगा। 20 लाख 1 रुपी से 24 लाख तक 25% टैक्स लगेगा और 24 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगेगा। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए है। बिजनेस ओनर्स या फ्रीलांसर्स इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। और इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने स्मॉल लैंडलॉर्ड्स और सीनियर सिटीजन्स को ध्यान रखते हुए सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की एनुअल लिमिट 50,000 रुपीस से 1 लाख रुपीस कर दी। टीडीएस जिसका मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। प्रीवियसली सीनियर सिटीजन्स के फिक्स डिपॉजिट्स पे अगर उनका बैलेंस पूरे साल में 50,000 रुपीस से एक्सीड हो रहा है तो उस 50,000 रुपीस के इंटरेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेती थी, लेकिन अब वो लिमिट 50,000 रुपीस से 1 लाख रुपीस तक कर दी, जिसका मतलब 1 लाख रुपीस तक इन्हें कोई टीडीएस भरने की जरूरत नहीं है। और स्मॉल लैंडलॉर्ड्स के लिए भी एक खुशखबरी है क्योंकि पहले अगर इनके टेनेंट का रेंट ईयरली 2.4 लाख से एक्सीड हो रहा था जो मंथली 20,000 रुपीस बनते हैं तो इन्हें 10% टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था, लेकिन अब वो लिमिट 2.4 लाख से सीधा 6 लाख रुपीस कर दी जो महीने के 50,000 रुपीस बनते हैं, जिससे अब स्मॉल लैंडलॉर्ड्स को इस चेंज से इनके पॉकेट में वो एक्स्ट्रा 10% इनकम होगी। इस बजट में दूसरे स्टेट्स का तो पता नहीं, लेकिन बिहार का बहुत फायदा होने वाला है जो कि बहुत अच्छी बात है। बजट 25-26 में बिहार का नाम कई बार लिया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि ये मखाना बोर्ड बिहार में एस्टेब्लिश करने वाले हैं क्योंकि बिहार इंडिया का लार्जेस्ट मखाना प्रोड्यूसर है। मखाना जिसे फॉक्स नट कहा जाता है जो प्रोटीन और फाइबर में रिच है और इसे एक हेल्दी स्नैक की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके हेल्थ बेनिफिट से वर्ल्ड वाइड इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बिहार के किसान को पूर मार्केट एक्सेस के वजह से इन्हें लो प्रॉफिट्स हो रहे हैं और सारे प्रॉफिट्स मिडिलमैन खा लेता है। लेकिन अब मखाना बोर्ड से फार्मर्स को बेटर डील मिलेगी और इसमें सीधा मिडिलमैन को निकाल दिया जाएगा और शॉकिंगली ये मखाना बेस्ड फ्लेवर्ड स्नैक्स, प्रोटीन पाउडर्स, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स की एस्टिमेटेड 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो सकती है। और बिहार की इंक्रीजिंग ट्रैवल के डिमांड को ऑब्जर्व करके गवर्नमेंट बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राजगीर में बनवाने वाले हैं और रक्सौल सिटी में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनवाने वाले हैं और एग्जिस्टिंग
पाटा एयरपोर्ट को एक्सपेंड किया जाएगा, जिससे बिहार की एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और इससे बिहार की इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। और बिहार के मिथिलांचल रीजन के वेस्टर्न कोची कनाल ERM प्रोजेक्ट को अब गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, जिससे ये 50,000 हेक्टार्स में कल्टीवेशन करने वाले फार्मर्स को पहले से कई गुना ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और बस फार्मिंग ही नहीं, बिहार के एजुकेशन पर भी कई चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें एजुकेशन और रिसर्च फैसिलिटीज को और स्ट्रेंथन करने के लिए और कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने वाले हैं और एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स और हॉस्टल्स को एक्सपेंड करने वाले हैं, जिसमें IIT पाटना भी है। और गवर्नमेंट ने 11.21 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेट किया है, विच अकाउंट्स 3.1% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इस कैपिटल से ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने वाले हैं, जिसमें रोड्स, हाईवेज, रेलवेज और एयरपोर्ट्स इंक्लूडेड हैं, जो कनेक्टिविटी को और एनहांस करने वाले हैं, जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमी को ग्रो करने में सपोर्ट मिलेगी। और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी 1.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन देने वाले हैं, जिससे ये इनके खुद के लोकल मेट्रो प्रोजेक्ट्स, रोड डेवलपमेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने 6 ईयर मिशन लॉन्च किया है, जो पल्सेस प्रोडक्शन पे फोकस करने वाले हैं, जिसमें मेनली तूर, उड़द और मसूर जैसे पल्सेस पर इंपोर्टेंस देने वाले हैं, जिससे ये इंपोर्ट पर कम डिपेंड हो। और प्राइम मिनिस्टर धन धान ये कृषि योजना के अंडर ऑल ओवर इंडिया 100 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रीकल्चर कंडीशंस को और एनहांस करने वाले हैं, जिससे फार्मर्स को सारे बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगे। और इस स्कीम के अंडर 7.7 करोड़ फार्मर्स को लोन देने वाले हैं, जिनकी लिमिट 5 लाख रुपीस तक होगी। और ये फार्मर्स, फिशरमैन, डेयरी फार्मर्स के लिए है, जिससे ये रूरल कम्युनिटीज को फाइनेंशियल सपोर्ट से स्ट्रेंथन करने वाले हैं। इस इनिशिएटिव से ये फार्मर्स को हाई इंटरेस्ट लोन के बर्डन से बचा रहे हैं। इस बजट में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे की सेक्टर्स के प्राइवेट कंपनीज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ एलोकेट किए जाएंगे। ये इनिशिएटिव प्राइवेट प्लेयर्स को इनोवेशन और रिस्क टेकिंग के लिए एनकरेज करेंगे, जिससे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, ब्रेक थ्रू पेटेंट्स और हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा। एक स्ट्रॉन्ग R&D इकोसिस्टम से स्टार्टअप को रैपिड ग्रोथ मिलेगी और एडवांस्ड इंडस्ट्रीज जैसे सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक, AI और क्लीन एनर्जी प्रमोट होंगे। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि जॉब क्रिएशन, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए भी गेम चेंजर होगा। अल्टीमेटली ये इंडिया को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने की तरफ ले जाएंगे। और इस बजट से आप और मैं खुश हो या ना हो, लेकिन ये लेदर मैन्युफैक्चरर्स निर्मला मैम के डिसीजन से बहुत खुश है, क्योंकि इन्होंने ये अनाउंस किया है कि अब वेट ब्लू लेदर पर बेसिक कस्टम चार्जेस हटा दिए जाएंगे। वेट ब्लू लेदर एक प्रोसेस्ड लेदर है और ये लेदर इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल का रोल प्ले करता है। इससे लेदर फुटवेयर और दूसरे लेदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं और इंडिया वेट ब्लू लेदर का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब इंडिया ही वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो ये इंडियन प्राइवेट कंपनीज बाहर से लेदर क्यों इंपोर्ट करते हैं? द मेन रीजन इज इंडिया में भी वेट ब्लू लेदर मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन कुछ कंपनीज को हाई क्वालिटी वेट ब्लू लेदर की जरूरत पड़ती है, जो इंडिया से भी ज्यादा फाइन क्वालिटी में लेदर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये कंपनीज बाहर से लेदर इंपोर्ट करते हैं। और ये ब्लू लेदर ही नहीं, क्रस्ट लेदर पर भी 20% एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटा दिए जाएंगे। क्रस्ट लेदर भी प्रोसेस लेदर का एक टाइप है और शॉकिंगली तमिलनाडु इंडिया लेदर फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स का 38% मार्केट हैंडल करता है। और काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर R सेल्वम का ये कहना है कि इस न्यू बजट के डिसीजन से लेदर एक्सपोर्ट का मार्केट 3,000 करोड़ से ग्रो होकर 8,000 करोड़ तक की वैल्यूएशन पे पहुंच जाएगा। और इस बजट में MSMEs के बारे में भी कई बार जिक्र किया गया है। MSME जिसे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कहा जाता है। MSME इंडिया का बैकबोन है, क्योंकि ये 11 करोड़ पीपल को एम्प्लॉय करता है और 30% GDP कंट्रीब्यूट करता है। 25-26 बजट में MSMEs को बूस्ट करने के लिए लोन प्रोसेस सिंप्लीफाइड होगा और बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर TDS रेट भी कम कर दिया, जिससे ये MSMEs का कैश फ्लो बढ़े और ये अपनी वर्किंग कैपिटल इंप्रूव कर सके। वेट ब्लू एंड क्लस्टर लेदर इंडस्ट्री भी MSMEs में ही आते हैं और MSME इसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। उन्हें अब मंथली GST रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, अब ये क्वार्टरली भी कर सकते हैं और फास्टर GST रिफंड्स मिलेंगे, जिससे लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। लोन्स तो इजीली मिल जाते हैं, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट्स पे लोन मिलते हैं। और यही नहीं, माइक्रो एंटरप्राइजेस को बड़े कंपनीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से टाइम पे पेमेंट नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल, ये एक माइक्रो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, इसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऑफिस टेबल्स सप्लाई की थी। इसे 45 डेज के अंदर पेमेंट मिल जानी चाहिए थी, लेकिन इन्हें ये पेमेंट डिले कर दी जाती है। कभी 2 मंथ्स लगते हैं तो कभी 4 या 6 मंथ्स लगते हैं। तो इन्हें अपनी स्टाफ को और दूसरे एक्सपेंसेस हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट पेनल्टीज या न्यू मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे ये माइक्रो एंटरप्राइजेस को टाइमली पेमेंट मिल सके। CPIM
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मैग्जिस ने शार्पली क्रिटिसाइज किया है कि इस बजट में रूलिंग पार्टी बीजेपी ने इकोनॉमिक डिस्पेरिटी को इग्नोर कर दिया और लो इनकम ग्रुप्स जो हाई इन्फ्लेशन, वेज स्टैग्नेशन और राइजिंग एम्प्लॉयमेंट से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए कोई रिलीफ नहीं दिया। उनका ये आर्गुमेंट है कि सरकार ने लेबर वेलफेयर, वेज ग्रोथ और मास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस करने के बदले स्मॉल वेल्थी सेक्शन के लिए टैक्स कट्स इंप्लीमेंट किए, जिससे इनकम इनइक्वालिटी और डीपन होगी। कम्युनिस्ट पार्टी का ये कहना है कि मिडिल क्लास को टैक्स रिफॉर्म से कुछ रिलीफ मिला, लेकिन बजट का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट अल्ट्रा रिच 1% एरिया क्लास एंजॉय कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमिक पोलराइजेशन और ज्यादा बढ़ने का रिस्क है। इन्होंने ये कहा है कि वो 1% एलिट क्लास पर भी हाई टैक्स रेट्स इंपोज करना चाहिए था रादर देन रिड्यूसिंग टैक्स। लेकिन फिर भी निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में मिडिल क्लास के इकोनॉमिक चैलेंजेस को अच्छे से समझा और कई मेजर रिफॉर्म्स किए। उन्होंने टैक्स रेट्स को काफी हद तक कम कर दिया, जिससे लोगों के डिस्पोजेबल इनकम में इंक्रीज हो, जिससे कैश फ्लो और बेटर हो, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमी को स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा उन्होंने इनकम टैक्स स्लैब्स को सिंप्लीफाई किया, जो डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी प्रमोट करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये 25-26 बजट कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दैट्स इट फॉर टुडे।